नमस्कार, मैं हूं फ़हीम आज़ाद और आप जो मेरे पीछे बहुत सारे लोगों को बैठा देख रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है क्योंकि आज का एक ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम रखा गया है रेडियो मानव रचना 107.8 की ओर से। साथ दिया है कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ इंडिया। इन सब ने मिलकर के ये एक कार्यक्रम चलाया है जो कि स्वास्थ्य को लेकर के है। मुद्दा ये है कि जो कोरोना समय गुजर चुका है, उस समय में जो बच्चों के ऊपर असर पड़ा या बच्चों के जो अधिकार थे उनके ऊपर जो कोरोना का प्रभाव पड़ा, आज हम उसके लिए बात करने आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, अपनी बात रखेंगे और इन्हीं लोगों में से कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जो अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरे साथ हैं एक एक्सपर्ट और वो अपने बारे में बताएंगे, परिचय देंगे और साथ साथ बताएंगे कि कोरोना समय में बच्चों के ऊपर क्या उनके अधिकारों पर प्रभाव पड़ा। आइए जानते हैं और मिलते हैं विवेक साहब से। आई एम विवेक गौतम फ्रॉम मिशन जागृति। जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि बच्चों पे ड्यूरिंग द कोविड टाइम क्या फ़र्क पड़ा, स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो उनकी आईसाइट पे फ़र्क पड़ा है। क्योंकि हम जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाया करते थे बिफोर द कोविड पीरियड, तो बच्चों को कहा जाता था कि मोबाइल से इनको दूर रखें, और कोविड आते ही जो है हर बच्चे के हाथ में मजबूरन जो है मोबाइल थमाना पड़ा बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस। दूसरा इफेक्ट अगर हम कहेंगे तो एक पॉजिटिव इफेक्ट अगर इसमें देखा जाए, पॉजिटिव चीज़ ढूंढी जाए, तो वो ये कि जो माँ बाप जो सर्विस करते थे, जिनके पास समय नहीं था बच्चों को देने के लिए, वो पूरा समय बच्चों को देने लगे। उस पार्ट को देखें तो बच्चे स्लाइटली खुश थे। उनको नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, पर वो खुश थे कि भाई पेरेंट्स हमें टाइम दे रहे हैं। अब आ जाते हैं थोड़े गरीब तबके में, जहाँ पे कि उनकी नौकरियाँ छूट गई हैं, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी पढ़ाई छूट गई है, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। उन बच्चों को मजबूरन कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ काम करना पड़ा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि जो है उनके जो अर्निंग मेंबर्स थे दे आर हेल्पलेस, वो कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा जो है एक इमोशनल बॉन्डिंग बन गई बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में। उनको भी जो है बताया गया कि भाई बाहर जो है ख़तरा है, बाहर नहीं जाना है। और एक फूड हैबिट्स जो थी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर कैटेगरी में, चाहे छोटी कैटेगरी चाहे बड़ी कैटेगरी है, ये जो फास्ट फूड की जो कैटेगरी थी ना, बच्चे जो है थोड़े से कॉन्शियस हो गए, उनको कॉन्शियस कर लिया गया फूड हैबिट्स को लेके कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। बॉडी इम्यूनिटी जो वर्ड है ना, इम्यूनिटी, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे इम्यूनिटी घटती है, इन शब्दों का पहले प्रयोग बहुत कम होता था, बट ड्यूरिंग द कोविड टाइम इन वर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। अरे यू शुड ईट दिस, इससे बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है, ये खाएंगे तो बॉडी इम्यूनिटी घटेगी। तो देखा कितने अच्छी तरीके से हमारे जो एक्सपर्ट हैं विवेक जी, उन्होंने बताया कि कोरोना समय में बच्चों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े थे। आइए मिलते हैं दूसरे एक्सपर्ट से, उनका क्या कहना है। अवतार जी। जी अवतार जी, हम जानना चाहेंगे कि कोरोना समय में बच्चों के ऊपर तरह तरह के प्रभाव पड़े थे। आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभाव पड़ा था जो उनके अधिकारों पर असर डालता है? मेरी नज़र में क्या पूरी दुनिया की नज़र में सबसे ज़्यादा बच्चे इस टाइम डरे। बच्चों में जो डर था वो इस टाइम सबसे ज़्यादा देखा गया। बच्चों के अंदर घबराहट, डर, सिर्फ उन्हें उनके माँ बाप के साथ, जैसा विवेक जी ने बताया, हमारे एक्सपर्ट जी ने, कि बाउंडिंग अच्छी बनी, मगर वो बाहर की दुनिया से कटे, बाहर की दुनिया से डरे। उन्हें ये बताया गया कि अगर आप जरा सा भी बाहर निकले या बाहर की दुनिया की तरफ गए तो आपके साथ ये हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाओ। सही कहा इन्होंने, इम्यूनिटी बढ़ाओ, मगर कैसे बढ़ाएं जब हम बाहर से कोई चीज़ ला ही नहीं सकते, तो बढ़ाएंगे कैसे? तो बच्चों के अंदर मेंटली ये, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ा कि यार ये क्या चीज़ है, ये ऐसा हमारे साथ क्या हो गया जो हम अंदर बंद हो गए। माना कि उनकी बाउंडिंग बढ़ रही थी, सब कुछ हो रहा था, ड्यू टू कोविड उनकी नज़रों पे बहुत फ़र्क पड़ा, उनके सोच पे बहुत फ़र्क, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा उनकी सोच पर। उनकी सोच इतनी ज़्यादा नीचे चली गई, जिसको नीचे कहें या डाउन कहें, डाउन ऐसे चली गई कि वो उनका सोचना सिर्फ एक लिमिटेड हो गया था। जैसे स्कूल में जाते थे, टीचर से मिलना, विद्यार्थियों से मिलना, बाहर जाना, वो सारा 1-1.5 साल के अंदर अंदर वो सब उसका एक संकुचित एरिया में रह गए थे। तो ये चीज़ बहुत उनके लिए ऊपर प्रभाव डाला बच्चों को। तो ये थे हमारे साथ अवतार जी जो बता रहे थे कि कोरोना समय में, लॉकडाउन के समय में बच्चों पर मानसिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ा था। लेकिन यहीं पर मौजूद हैं एक टीचर। देखिए दोस्तों, बहुत सारी वजह हुई थी, बहुत सारे कारण थे बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ा था। उसमें से एक कारण था शिक्षा का, एजुकेशन का। शिक्षा पर क्या असर पड़ा था बच्चों की, आइए जानते हैं, मिलते हैं एक एक्सपर्ट से जो कि टीचर हैं। नमस्कार, मैं संतोष अरोड़ा मिशन जागृति से। सर, शिक्षा का बच्चों में ये प्रभाव पड़ा
कि बच्चों को जो है स्कूल से बच्चों का कांटेक्ट टूट गया, तो बच्चों में जो ये आदत छूट गई स्कूल जाने की, वो मतलब जैसे ही बच्चों को वो रहा, तो उससे बच्चों को बहुत फ्रीडम मिल गई, और फ़ोन के जब हाथ में आ गया तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी करना चाहे वो फ़ोन के साथ अटैच हो गए। तो उनमें जो है शिक्षा के थोड़ा उससे वो अलग से हो गए। उनको जो ये ऑनलाइन क्लासेस थी, इसमें बच्चे जो है वो मतलब अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लासेस मजबूरन उनको लेनी पड़ रही थी। तो ये हमारे साथ थी एक टीचर जिनका नाम था संतोष। उन्होंने भी बताया कि बच्चों पर क्या असर पड़ा था। यहीं पर एक और एक्सपर्ट मौजूद हैं, आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कोरोना समय में बच्चों के ऊपर, उनके अधिकारों पर, उनके राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा। मैं राकेश खटाना, RWA प्रेसिडेंट, डब्बा कॉलोनी। मैंने तो मेरा खुद स्कूल भी है, और ये कोविड में बच्चों की सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे फ़र्क पड़ा, क्योंकि जो स्कूल में जो पढ़ाई होती है और एक घर पे ऑनलाइन जो होती है, तो ऑनलाइन में तो बच्चे फ़ोन साइड में रखा हुआ है और बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, टीचर को क्या पता, वो देख थोड़ी। तो उससे बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। बच्चे पढ़ाई में जो टॉपर थे वो पहले से अपना लेवल उनका कम ही हुआ है। तो अब जाके थोड़ा इस चीज़ पे, और बच्चों के स्पोर्ट्स पे, जो कई बच्चे स्पोर्ट्स में भी थे जो स्टेडियम में जाते थे, उनके स्पोर्ट्स पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। जो अच्छे लेवल पे थे, फर्स्ट आ रहे थे, सेकंड आ रहे थे, वो घर में फिर उनका सारा सिस्टम ख़राब हो गया, और सबसे ज़्यादा पढ़ाई का लॉस हुआ है। सबसे ज़्यादा पढ़ाई का लॉस हुआ है, पढ़ाई का नुकसान हुआ है, ये कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का। लेकिन अभी और भी लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं कि कोरोना समय में, लॉकडाउन में क्या असर पड़ा था बच्चों के ऊपर। आइए मिलते हैं। नमस्ते, मेरा नाम लता है। मैं ये मिशन जागृति में हूँ। देखिए सर, ये कोरोना काल जब से चला है, बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। उनके मानसिक और शारीरिक दोनों पर असर पड़ा है। एक तो उनके पढ़ाई के ऊपर है कि पढ़ाई जो ऑनलाइन क्लासेस की गई, उनमें बच्चे फ़ोन पे ज़्यादा यूज़ हुआ। अब बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पेरेंट्स तो देते हैं फ़ोन कि भाई काम के लिए, बच्चे उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे थे और सही भी कर रहे थे। तो एक तो असर ये है कि भाई ना तो वो खेल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे, तो बच्चों में चिड़चिड़ाहटपन ज़्यादा रहा। दूसरा, उनकी पढ़ाई पे असर इतना पड़ा है कि ऑनलाइन जो क्लासेस हुई, उनसे बच्चे कुछ ना तो खेल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। और दूसरा यह है कि बच्चों में यही है कि भाई ना वो शारीरिक और मानसिक दोनों से तनाव में आए हों। जय हिंद। विनीत बैद, 13 युवक परिषद फरीदाबाद से। बच्चों के जो अभी एजुकेशन सिस्टम उस समय चला था कोरोना काल में, तो उसमें ऑनलाइन सिस्टम की वजह से बच्चों का जो एटीट्यूड पढ़ाई के प्रति, बच्चों का एटीट्यूड घर में, और बच्चों का एटीट्यूड यार दोस्तों के प्रति, अपने फ्रेंड सर्कल के प्रति काफ़ी चेंज हो गया था। घर के अंदर में पढ़ाई में ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते उनका कॉन्फिडेंस लेवल, यदि हम उनसे कुछ पूछ लेते या उनका कोई फिज़िकल एग्ज़ाम होता, तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो गया कि उनको यदि फ़िज़िकल जो पढ़ाई फ़िज़िकल फॉर्म में हो सकती है, जो स्कूल के अंदर हो सकती है, उसका मेरे ख्याल से 20 या 30 या मैक्सिमम 40% ही उनको सीखने को मिला। तो वो एजुकेशन लेवल टोटल ड्रास्टिकली हमारा नीचे आ गया 2 साल। तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़र्क पड़ गया। उसके बाद में जब वो स्कूल गए, तो उनका ये आफ्टर कोविड इफ़ेक्ट्स हैं, तो स्कूल गए तो उनको टीचर्स को, स्कूल को बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको कोप अप करने के लिए, शायद अभी भी कोप अप नहीं हो पाए। उसके बाद में हेल्थ की दृष्टि से देखें, उनका फ़िज़िकल एक्सरसाइज, फ़िज़िकल काम सारा ठप हो गया, बच्चों का कम हो गया एकदम। उस वजह से क्या है कि लोग, एक तो चश्मों की सेल बहुत बढ़ गई, ये एक हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लगभग 70 से 80% बच्चों के चश्मे लग गए। और उससे क्या है कि एक क्या होता है, उस एज में लगभग 5, 6, 7, 8 साल की एज में अगर चश्मा लगता है तो बच्चा थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिमोरलाइज भी हो जाता है। तो उस वजह से भी उनको इफ़ेक्ट पड़ा। उसके बाद में जब कोविड ख़त्म हुआ, कोविड ख़त्म होने के बाद में मतलब ख़त्म क्या हुआ, अभी तो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, परंतु लगभग 1.5 साल बाद लोग अपने आप को फ्री महसूस करने लग गए। उसके बाद में जब उन्होंने बाहर की चीज़ें, कुछ भी हेल्दी चीज़ भी अगर बाहर की चीज़ खाई, तो उनके काफ़ी हेल्थ पे, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ा। वो कोई मतलब उनको सूट नहीं किया, जो कभी किसी का पेट दर्द वैसे का, ये हेल्थ इश्यूज़ भी आफ्टर कोविड भी बनते रहे। चौथी लहर जो आने वाली है कोरोना की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से हमें बचाव करना चाहिए?
चौथी लहर जो हमारी आप कह रहे हैं सही है, और बाकी विदेशों में भी चल रही चौथी लहर आएगी, तो उसमें हमें मेरे हिसाब से जो हमारे जो गाइडलाइंस थी उस गाइडलाइंस को हमें प्रॉपर फॉलो ज़रूर करना चाहिए। जो हमें सीख लेनी चाहिए, जो हमारी 1 लहर 2 लहर 3 लहर आई है, कि वहाँ से हमने क्या क्या नुकसान झेला है, क्या क्या हमने लापरवाहियों की वजह से जो नुकसान हुआ है। जैसे मास्क प्रॉपर लगाना, मेन तो 3-4 चीज़ें हैं, जो मास्क प्रॉपर लगाना, सैनिटाइज़र का जहाँ तक हो सके साबुन से हाथ धोना, यदि साबुन अवेलेबल वहाँ नहीं हो रही है तब सैनिटाइज़र से हाथ धोना, साफ़ करना। प्लस अपनी फूडिंग हैबिट्स में, फिज़िकल लेबर में अपनी इम्यूनिटी उस वजह से स्ट्रॉन्ग करके चलें, तो मेरे ख्याल से चौथे लहर का अपने देश में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। काहे के छात्र हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ मैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र हैं जी। अच्छा, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था कोरोना टाइम में जो गुजर चुका है उसके बारे देखिए, में? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, बच्चों के ऊपर शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारा लगभग 3 साल का कोर्स रहता है बीकॉम का, चाहे किसी भी कोर्स का। लगभग 2 साल उस कोर्स को हम नहीं कर पाए कोविड के लिए, कोविड की वजह से सारा कोर्स हमारा बर्बाद चला गया। और जो टीचर थे वहाँ के, उन लोगों ने इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन लोगों को सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब था कि सैलरी आ रही है, बच्चा चाहे पढ़े ना पढ़े कुछ उससे मतलब नहीं था, चाहे उसका भविष्य 3 साल 2 साल जो 3 साल का उनका कोर्स था वो 1 साल के अंदर वो पूरा करना चाहते थे। लेकिन अभी कोरोना ख़त्म तो हुआ नहीं है जी, चौथी लहर आने वाली है, बिल्कुल। उसके बचाव के लिए आपने क्या सावधानी की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मास्क जहाँ भीड़ होती हो, जहाँ पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पे आप मास्क का प्रयोग कीजिए और साबुन का प्रयोग कीजिए, और अपने जेब में सैनिटाइज़र रखिए, ताकि अगर जहाँ साबुन अवेलेबल ना हो वहाँ पे आप सैनिटाइज़र प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक बैद। विवेक जी, चौथी लहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चौथी लहर सुनने में आ रही है कि चौथी लहर आ सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब अब लोग इतने पहली, दूसरी और तीसरी में लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, तो शायद चौथी लहर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना हमने पिछले इन इफेक्ट्स में देखा, जब हम घरों पे बैठे थे 6-6 महीने, 3-3 महीने, फिर लॉकडाउन लग जाता, कभी खुल जाता। लेकिन अब शायद उतना इफेक्ट हमें चौथी लहर में देखने को नहीं मिलेगा। सरकारें भी उस हिसाब से जागरूक हो चुकी हैं, उन्होंने भी अपने जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस हिसाब से मजबूत कर लिया है कि वो आने के लिए किसी भी युद्ध स्तर पर उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमें अपनी तरफ से प्रिकॉशंस तो लेकर चलने ही पड़ेंगे, ताकि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति दूसरों को भी जागरूक करें और साथ में खुद भी जागरूक हों, ताकि हम कोरोना से वापस डट के मुकाबला कर सकें। मेरा नाम ओमवती अत्री है। ओमवती अत्री, हाँ जी। ओमवती अत्री जी। अच्छा, ओमवती, बच्चों के बारे में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, आप क्या कहना चाहती हैं? जो कोरोना समय गुजर गया उसमें बच्चों पर क्या असर पड़ा? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों की हमारी जो पढ़ाई जितनी डिस्टर्ब हुई है, उतनी एक बहुत ही चिंताजनक जो ग्राम है बात है। दूसरा, बच्चे जैसे कह रहे हैं कि भाई चश्मे के आदी हो गए हमारे, ये 100% सही बात है कि बच्चे पढ़ाई से तो दूर हुए हैं, प्लस में उनकी आंखें इतनी वीकनेस हुई हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी हर बच्चों के पेरेंट्स से कि थोड़ा सा उनको खान पान पे ध्यान रखें। और जो कि आप लोग कह रहे चौथी लहर आने वाली है, ये संभव है क्योंकि आजकल हम लोग लापरवाही बरतते हैं वापस। तो ठीक है, आपने मेरा ये सुझाव है, सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगी कि योग प्राणायाम से भी जुड़ें। और दूसरा, साफ़ सफाई, जहाँ भी आप जा रहे हो उतना ही अपना डिस्टेंस भी ज़रूर रखना है, मास्क भी लेना है, हाथ सैनिटाइजर भी करने हैं, प्लस में क्या नाम है साबुन से भी। और जब भी आप बाहर से निकलें तो आप जब कहते हैं हम सुरक्षित तो दुनिया सुरक्षित। आप ये मत सोचो कि मैं दूसरों को सुधारूं, नहीं, पहले हमें खुद डिपेंड होना पड़ेगा, खुद हमें सुधरेंगे। अपने बच्चों को हम कहीं लेके जा रहे तो उनसे यही कहें, बेटा आप कहीं भी कोई जैसे बाहर रेहड़ी पटरियों पे आजकल वापस देखो उतना माहौल है कि भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। जैसे हम लोगों ने सदियों से भूखे पड़े हैं और जाके जाओ चिपक जाओ और खाओ सब कुछ। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, घर का ही हेल्दी खाना आपको खाना है। मम्मी जो भी खाना बना रही है बहुत अच्छा है, खाइए, क्योंकि एक टाइम से दूसरे टाइम की बासी रोटी नहीं खाई जाएगी। पर अगर मैदा सड़ा हुआ है तो उसे हम टूट के, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं कि भाई बच्चे तो हम जब सुधारेंगे तो खुद ही सुधर रहे हैं हम लोग। मंडी में जाके देखो आज क्या नाम है, अधिकतर लेडीज़ हमारी जाके शाम को टाइम कचौड़ी खा रही है, कोई गोलगप्पे खा रही है। अरे आप खुद सुधर जाओ, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए, हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं महेश आर्या, मिशन जागृति से। तो जैसे कि अभी बताया टीचरों ने, उन्होंने अपना अनुभव रखा, बहुत अच्छा रखा, और ये सही भी बात है। पर अगर आप वाकई देखोगे कि बच्चों का जो था फ्यूचर बहुत अंधकार में गया इसमें,
मैं उसका प्रैक्टिकल प्रूफ बता सकता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी कह भी नहीं आता और वो 80% लेके नंबर आए। तो इनके बच्चे बहुत पीछे पहुँच चुके हैं इस टाइम, क्योंकि वही वाली बात है कि ऑनलाइन वाले वो मोबाइल तो हर किसी पर होता नहीं, तो बच्चों के पास वो मोबाइल थे नहीं और उन्होंने करा। और प्राइवेट स्कूल वालों ने पूरी फीस ली उन सबसे। भाई कोरोना तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी जी, तो पूरा मतलब सबका ही अंधकार में, पेरेंट्स का भी और उनका भी। सुनने में आ रहा है कि चौथी लहर भी आ रही है, उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? चौथी लहर के लिए हमें 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस फार्मूले को लेके चलना है। और हम अगर 2 मास्क लगा लें और 2 गज की दूरी रखें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अपना सैनिटाइज़र वगैरह हम जैसे नॉर्मल यूज़ करते थे, तो हम अभी से ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो शायद वो चौथी लहर आने से पहले ही रुक सकती है। थैंक यू सर। मेरा नाम राजेश भुटिया है और मिशन जागृति जिला उपाध्यक्ष हूँ, RW में महामंत्री हूँ। तो पीछे भी हमने कोरोना काल में हमने बहुत NGO की तरफ से बहुत लोगों की सेवा करी, बहुत लोगों को जागरूक करा। जो अब आज जो मुद्दा है कि चौथी लहर का, कि चौथी लहर पे क्या क्या हमें सावधानियाँ करनी चाहिए और बच्चों को क्या चीज़ का नुकसान हुआ। सबसे पहली बात, बच्चों को ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई, माँ बापों को भी जोर पड़ा कि किसी के घर में पैसे नहीं थे, उसे कर्जा लेके उसको बच्चे को फ़ोन दिया। फ़ोन देने के बाद आधे बच्चों ने पढ़ाई करी और आधों ने नहीं भी करी, कि वो गेम में खेल गया। वो फ़ोन की आदत पड़ गई, उनकी 80% बच्चों की आंखें ख़राब हो गई। सबसे बड़ा बच्चों का ये लॉस है। और उसके बाद अब बच्चों को मेंटली वो हो गया कि उनको फ़ोन चाहिए ही चाहिए। वो बच्चे भी ज़िद्दी हो गए, फ़ोन चाहिए, तो पेरेंट्सों का भी खर्चा बढ़ा। और जो अब चौथी लहर वाली बात यह है कि हम लोग ये कोशिश करें, अपने आसपास लोगों को समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि भैया जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, कि वो जो गवर्नमेंट वैक्सीन लाई है कुछ तो सेफ्टी है। तो मैं सबसे ज़्यादा यही कहूँगा कि अपने आस पड़ोस बच्चों को सबको वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। धन्यवाद। मैं दिनेश राघव, मिशन जागृति से उपाध्यक्ष हूँ जिले में। और जैसे कि बताया सभी ने कि बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ा है पढ़ाई का, भी ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। अब जैसे बच्चों को आदत पड़ गई है ऑनलाइन मोबाइल की, अब हम बच्चों से मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखते हैं ना, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। जैसे हमने उनके हाथ से पता नहीं क्या चीज़ छीन ली, क्या जागीर छीन ली। अब बच्चों में ऐसा रोष आ गया है कि बस मोबाइल हाथ में चाहिए। पढ़ाई तो ऑनलाइन जो थी, अब हम टीचरों से कहीं पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो कहते हैं अब तो मोबाइल का काम ही नहीं है। लेकिन बच्चे कहते हैं स्कूल से काम आ रहा है, सिलेबस आ रहा है, वो बहाने मारते हैं। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे होते हैं, बच्चों के आगे पेरेंट्स झुक जाते हैं कि शायद बच्चा कह रहा होगा सही कह रहा है। तो इस कारण बच्चे गैर जिम्मेदार भी हो गए इसमें। और पढ़ाई का तो प्रभाव है ही है, बिना पेपर दिए बच्चे पास हो गए। तो आगे जो बोर्ड की जो अब 12वीं की क्लास कर रहा है क्लास, वो तो फिर उसमें मेडिकल नॉन मेडिकल है। वो सोचे जैसे हम पास हो गए 10वीं में 11वीं में, ऐसे 12वीं में पास हो जाएंगे। वो उसकी जो ताकत है ना वो छीन ली गई, उसके सोचने की बुद्धि होगी। अब तो सब चीज़ आसान है, लेकिन आने वाले जब जो 12वीं के अब जो पेपर होंगे, अब देखना उनमें रिजल्ट कैसा आएगा। बच्चे अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस चीज़ तो ही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर मेरा नाम प्रवेश मलिक है। मैं मिशन जागृति संस्था में महासचिव हूँ और RWA डबवा कॉलोनी जिस परिसर में आप हैं यहाँ पर, उसमें भी महासचिव हूँ। जो आज का जो विषय है और जो मानव रचना ने और यूनिसेफ जो मिलके जो काम कर रहे हैं, उसमें एक जो सबसे बड़ी भूमिका है कि अब जब ये कोरोना काल बीत गया है, अब उस महामारी से या उस जो सोच से कैसे अपने आप को बाहर निकाला जाए। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं या घर से बाहर अब निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो उनके जो ऊपर जो मानसिक जो प्रभाव पड़ा है, उसको हम लोग किस तरीके से धीरे धीरे करके बच्चे को पुरानी तरीके से लाइन में लेकर आया जाए। तो इसके ऊपर हम सबको ज़रूर से ज़रूर विचार करना होगा। चौथी लहर के बारे में, चौथी लहर मुझे लगता है कि क्योंकि अभी अधिकतर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली हैं, अब हमको सिर्फ और सिर्फ जो अपने मानदंड हैं वो उनको ध्यान रखना है। जब जैसे अभी हमारे एक वक्ता साथी ने बताया कि भाई मास्क लगाना और जो भी है वो सब पूरे करने हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इस चौथी लहर से हम पार पा सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 से मैं हूं फ़हीम आज़ाद और इस कार्यक्रम को प्लेज फॉर गुड हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य संकल्प को
रेडियो मानव रचना 107.8 कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ इंडिया ने मिलकर के आप तक पहुंचाया। थैंक यू, धन्यवाद।